यस, तो 4 S's ऑफ कम्युनिकेशन, 4 C's आपने पढ़ लिया, दैट मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या सफिशिएंट है, वो जो 7 S पढ़े हैं आपने, दोज थिंग्स आर सफिशिएंट फॉर यू टू होल्ड अप का कॉन्वर्सेशन, दैट मीन्स प्रिंसिपल जो है, बेसिक जो बेसिस है आपका कम्युनिकेशन का, वो आपका उतना ही तक है, ठीक है। 4 S's किस लिए होते हैं? 4 S's आपके होते हैं, यू कैन से द इफेक्टिवनेस आफ्टर यू आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सारी चीजों के बाद, ठीक है, क्या क्या चीजें जो जो 7 C's में पढ़ी थी ना, वो सारी चीजें भी आप 4 S's में पढ़ेंगे। 4 S's में से एक है आपका शॉर्टनेस, ठीक है, एक है आपका सिंप्लिसिटी, एक है आपका स्ट्रेंथ, और एक है आपका सिंसेरिटी। शॉर्टनेस आपको किस चीज में चाहिए होती है? शॉर्टनेस आपको चाहिए होती है व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग अ मैसेज, ठीक है। आप किसी मैसेज को अगर पढ़ रहे हैं या किसी मैसेज को सेंड कर रहे हैं, तो वो मैसेज को सेंड करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए, आप जितना छोटा मैसेज भेजोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। जैसे कि अगर मैंने एक मैसेज भेजा आपको ग्रुप में दैट टुमारो विल बी योर MRQ, तो सिर्फ इतना भेजना क्या काफी रहेगा कि कल सिर्फ आपका MRQ है? इतना काफी नहीं है। दैट मीन्स आई हैव टू सेंड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सिर्फ शॉर्ट नहीं, लेकिन नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको शॉर्ट करके मैं भेज सकती हूँ, ठीक है। लाइक आई कैन राइट इट इन अ फॉर्मेट, जैसे अगर मैं ये फॉर्मेट दूं, गिव मी अ मिनट, यस, इफ आई राइट इट इन अ फॉर्मेट लाइक दिस, ठीक है, कि एम सॉरी MARQ, ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग दिस, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में मैं क्या लिखूं? आपका डेट लिखूं पहले, ठीक है, डेट लिखूंगी। डेट किस डेट को है? अगर कल बोल रही हूँ तो टुमारो विल बी 29, 1 एंड 22। नेक्स्ट में क्या लिखूंगी मैं? टाइमिंग तो आपको पता है, आपकी क्लास के दौरान ही होगी, जो भी टाइमिंग होगा। तो टाइमिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्लास ड्यूरेशन लिख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या लिखूंगी? व्हाट ऑल विल बी कमिंग, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कि कल, क्योंकि मेरा क्लास नहीं होता है, ठीक है, तो अभी अगर मैं क्लास के दौरान आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें आई हैं, तो या फिर क्या क्या चीजें MRQ में आएंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, दैट मीन्स बिफोर, मतलब आज की क्लास हो गई, नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे ये मैसेज भेजना है कि नेक्स्ट क्लास आपकी MRQ की है, तो उस दौरान मेरे पास कम्युनिकेशन का कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आप बार बार मुझे फोन करके या मैसेज करके पूछेंगे कि मैम क्या आ रहा है, MRQ में क्या आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं प्रिसाइसली लिख के भेज सकती हूँ कि मान लीजिए कि यूनिट 3 और 4, मतलब यूनिट 3 और 4 में से सब आएगा, ठीक है। ये प्रिसाइज मैसेज हो गया, शॉर्ट मैसेज है, लेकिन इस मैसेज में हर एक इंफॉर्मेशन है जो आपको एक MRQ के लिए चाहिए होगी। डेट है, टाइमिंग है, और आपका सिलेबस, दैट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट पार्ट यू विल बी रीडिंग फॉर योर MRQ पर्पस, समझे? तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपका जो स्क्रीन है, दोबारा मैं शेयर कर देती हूँ। तो शॉर्टनेस का मतलब हो गया कि आपको जितना हो सके आप उतना शॉर्ट में मैसेज भेजिए, लेकिन शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन ना भेजें। नेसेसरी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे पैटर्न में बैठाएं जिससे वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, एक तरह से शॉर्ट हो जाए, और उसे आप इफेक्टिवली भेज सकते हैं मैसेज, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेन तो जैसे पूरी क्लास 1 घंटे की अगर मैं चाहूँ तो आपको 4 टॉपिक लेकर मैं एक्सप्लेन करते रहूँ, पूरी क्लास आपकी 1 घंटे की कंप्लीट हो जाएगी। बट इज इट नेसेसरी फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट मच? अगर मेरे एक बार समझाने पे आप समझ गए, तो क्या जरूरी है कि मैं आपको 10 एग्जाम्पल देती रहूं? दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो आपका जरूरत नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरत है? कि रिसीवर को आपका मैसेज समझ में आ रहा है। तो शॉर्टनेस मीन्स कि आपका जो मैसेज है वो ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है। वर्बोसिटी डिड अवे विद, देन transmission and comprehension of message are going to be faster and more effective.
यानी कि आपकी जो वोकैबुलरी है या जो भी आपने वर्बल वर्ड्स यूज किए हैं उसको अगर आप ब्रीफली मेंटेन कर सकते हैं मैसेज सेंड करने के लिए और उसे इफेक्टिवली सेंड कर सकते हैं, देन दैट इज more effective than explaining it again and again during class. और ये चीज एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस भी है दैट इफ आई राइट अ मैसेज दैट टुमारो इज MRQ and this things will be coming in your MRQ, it will be more effective than that announcement which I will be making during the classes. अगर मैंने क्लासेस के दौरान ये अनाउंसमेंट किया कि नेक्स्ट क्लास आपकी MRQ होगी, ये चीजें आएंगी, 10 सवाल फालतू के कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूछेगा, लेकिन अगर मैंने मैसेज किया आपके ग्रुप में तो हर कोई सिर्फ उसी चीज से लेकर पढ़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, किस दिन MRQ है और उसमें क्या क्या चीजें आ रही है, जो भी चीजें आ रही है आप आराम से बैठ के उसको पढ़ लोगे विदाउट एनी नॉनसेंस दैट्स क्रिएटेड इन द क्लासरूम। तो शॉर्टनेस का मतलब कि प्रिसाइजली बहुत लंबा भी नहीं करना है और इंफॉर्मेशन भी कट नहीं करना है, जितनी इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करनी है उसको जितने कम में हम कर सके उतने कम में हमें पास ऑन करनी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टनेस। सिंप्लिसिटी मतलब वर्ड जरूरी नहीं है कि आप बहुत भारी भारी वर्ड्स ही यूज करें या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस या कंफ्यूजिंग स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि अगर मान लीजिए आप मुझे आंसर लिख के बता रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो आपका आंसर आपने लिखा, वो लिखने के बाद आपका जो लिखने का तरीका है, ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग दैट आई विल बी मार्किंग ऑन, ठीक है। मार्क्स में किसके दूंगी कि आपने क्या लिखा वहां पर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखा है तो आपको 2 से 4 से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, जितना लिखा है उतना ही नंबर मिलेगा। So you don't have to impress anyone by using different type of vocabulary or heavy words or confusing sentences. वैसा करने का जरूरत नहीं है। Try to use simple words and something, formulate your sentence in a way that your receiver is able to understand in minimum timing. ठीक है, मिनिमम मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार बोला तो समझ में आ ही जाना चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर ये ऐसा पॉसिबल है कि आप इस तरह कि आप जिस तरह यहाँ पर भेज रहे हैं मैसेज उसको इतना सिंपल बना के भेजें कि किसी को कोई डाउट ना हो, तो उस केस में आप उतना सिंपल बना के भेजेंगे। अंडरस्टूड? स्ट्रेंथ क्या चीज होता है? स्ट्रेंथ ऑफ अ मैसेज इमिनेट्स द क्रिएटिविटी ऑफ द सेंडर। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, मेरे मैसेज में क्या स्ट्रेंथ है जो आपको यहाँ पर हेल्प करेगा समझने के लिए। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो ट्रांसमिशन मैंने किया है, अगर मेरे तरफ से ही जो मैसेज गया है, ठीक है, जो मैंने ही जो सेंटेंस बनाया है या मैंने ही जो नोट्स बनाए हैं वो अधूरे हैं या कंप्लीट नहीं है या अच्छे से नहीं समझाए गए या अच्छे से नहीं बोले गए, जब मैंने ही जो सेंडर है जब उसी ने पूरी एफर्ट नहीं डाली है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसीवर एंड पे कहीं ना कहीं तो बैरियर आएगा ही। तो अगर मैं अपने स्ट्रेंथ को कम कर दूंगी, स्ट्रेंथ मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसमिशन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर मेरा मैसेज मैंने प्रिसाइज नहीं लिखा, मेरा मैसेज का सेंटेंस इनकम्प्लीट है या फिर मेरे मैसेज में कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको MRQ वाला मैसेज जो भेजना था मुझे, अगर मैं उसमें ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करती कि क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में आ रही हैं, देन यू वुड बी ऑब्वियसली कंफ्यूज कि अभी तक तो हमने 4-5 यूनिट पढ़ लिए तो चारों पांचों सारे यूनिट हमें आएंगे क्या टेस्ट में। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। So to avoid that confusion, what you have to do is you have to, being a sender, it is your responsibility to maintain that strength. ठीक है, आपको वो स्ट्रेंथ मेंटेन करनी होगी कि आप एकदम स्ट्रांग होकर कन्विक्शन के साथ, कन्विक्शन का मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट करना नहीं चाहिए आपके मैसेज पे, उस कन्विक्शन के साथ आप अपना मैसेज जो है वो सेंड करेंगे। इन दैट केस क्या हो सकता है कि जब आपको खुद ही पे भरोसा नहीं है कि आपने जो मैसेज भेजा है वो सही है या नहीं है या अच्छे से लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसीवर एंड पे बैरियर्स क्रिएट होंगे, रिसीवर एंड पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
तो बीइंग अ सेंडर आपको अपना स्ट्रेंथ मेंटेन करना है, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है। जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ सेंड करिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस कब जरूरी है स्ट्रेंथ में? जब आप ओरली बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई स्पीच प्रेजेंट कर रहे हैं या बोर्ड मेंबर्स के सामने मीटिंग में पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस केस में अगर आपकी वॉइस में स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, देन इट क्रिएट्स अ you can say a situation where the members are not very trustworthy on you. अगर आप की वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं समझ में आ रहा मुझे, जब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट सेम केस यहाँ पर अगर कोई कॉन्फिडेंट टीचर रहे या कोई कॉन्फिडेंट लीडर रहे, ग्रुप का मेंबर रहे, टीम लीडर अगर आपका कॉन्फिडेंट है, तो वो जो भी मैसेज भेजे उस पे भरोसा रहेगा टीम मेंबर्स को कि ये जो भी मैसेज भेज रहे हैं ये कॉन्सेप्ट ये लेजिट है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गिवन है वो इंस्ट्रक्शन हम फॉलो अप करेंगे। अंडरस्टूड? सिंसेरिटी का मतलब यही होता है कि आप पूरा अच्छे से सिंसेर अप्रोच रखें। सिंसेर अप्रोच मतलब कि जेन्युइनली आप जो मैसेज भेज रहे हैं, लाइक इफ आई एम सेंडिंग द मैसेज that you should help the poor people or you should help the needy wherever you can, तो ये मैसेज अगर मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ, सिंसेयर नहीं हूँ इसको लेकर, मैं सिर्फ बोलने के लिए अगर ये बात बोल रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे मैसेज में वो पावर नहीं रहेगा। बट इफ आई डू दोज थिंग्स एंड आई शो यू that you can help the people without like बिना कोई बहुत बड़ा काम किए या बिना कोई कुछ स्पेसिफिक काम किए आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं आपको दिखाती हूँ करके, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये भी सिंसियर है, ये अच्छे से बोल रही है, ये कर रही है, तो हमें भी करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर आपका सिंसियरिटी रहना मैसेज में जरूरी है। आप जिस भी टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक से अगर आपका जो टीम लीडर है, ठीक है, वो आप में काम बांट देता है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, 4 मेंबर्स हैं, चारों में आपस में काम बांट दिया, लेकिन टीम लीडर क्या करेगा फिर? टीम लीडर क्या देख के आपको बस मुंह देखता रहेगा आप काम कर रहे हो? ही विल ऑल्सो वर्क और शी विल ऑल्सो वर्क। जो भी टीम लीडर है उनके पास भी काम रहना चाहिए, वो भी अगर दिन भर काम करेंगे, उनको काम करते हुए देखते रहेंगे अगर टीम मेंबर्स, तब उनका ध्यान ऐसे रहता है कि हाँ सर या मैम भी काम कर रही है, हमें भी काम करना चाहिए। इफ आई सी पीपल सिटिंग अराउंड, देन जेन्युइनली मेरे दिमाग में कभी ना कभी ऐसे ख्याल आएंगे कि अरे वो तो खाली बैठा, मुझे भी थोड़ा देर आराम कर लेना चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए। बट इफ आई शो सिंसियरिटी, अगर वो पर्सन जो है सामने वो सिंसियरिटी शो करता है, वो अच्छे से काम कर रहा है, मन लगा के काम कर रहा है, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं भी अगर अच्छे से काम करूंगी तो मुझे भी प्रमोशन मिलेगा, मुझे भी इंसेंटिव मिलेगा, मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो सिंसेरिटी रहना आपके काम में, चाहे आप वर्बली कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी भी टाइप का आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिंसेरिटी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप मुंह पे कुछ और बोल रहे हो, काम कुछ और कर रहे हो, कभी ना कभी ये चीज सामने आती है या फिर आपका जो सच्चाई है वो दिख जाता है। तो यू कैन नॉट डिसीव समवन, ठीक है। आप किसी को मतलब किसी को बिट्रे नहीं कर सकते हो इस तरह से, इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव इन योर कम्युनिकेशन। तो आई होप यहाँ पर आप क्लियर हो गए हैं 4S क्या क्या चीजें हैं। शॉर्टनेस है, सिंप्लिसिटी है, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी है। अब ये किस चीज में रिलेवेंट है इसके लिए एक टेबल आपके बुक में गिवन है। इफ यू हैव द बुक प्लीज ओपन द Yes, बुक ma'am. एंड यू कैन सी। हाँ, फॉर दो स्टूडेंट हु डोंट हैव द बुक, लेट मी शेयर द इमेज विद यू, ठीक है। ऐसे चिंता नहीं करिए, हम इमेज शेयर कर देते हैं जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए। इसकी इमेज शेयर कर दी मैंने मैम। 1 मिनट इसमें कर देते हैं।
दूसरे डिवाइस में। यस, हियर यू कैन सी कि यहाँ पर एक टेबल है कि 4S कहाँ रिलेवेंस है। रिलेवेंस का मतलब कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है, कहाँ से इसका रिलेशन है। शॉर्टनेस इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपके जो मैसेजेस हैं वहाँ शॉर्ट रहने चाहिए, ठीक है। अगर आपके इकोनॉमिक्स में मैसेजेस बहुत लार्ज रहेंगे तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत बोर भी कर सकता है। और अगर आप अगर आपने प्रिसाइजली वो मैसेज क्रिएट किया तो उस केस में क्या होता है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। तो अगर आपने प्रिसाइजली शॉर्ट करके कोई मैसेज भेजा है तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू रीड और यू कैन से लर्न अबाउट। तो सिंप्लिसिटी किसमें यूज होता है, इम्प्रेस करने में। अगर आप एक किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो रादर देन यूजिंग बिग वर्ड्स, ठीक है, बड़े बड़े शब्द लेकर या भारी भरकम वर्ड्स लेकर या उलझे सेंटेंसेस लेकर किसी के सामने जाएंगे, उससे बेटर है कि आप सिंपल वर्ड्स में अपनी बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, तब आप इम्प्रेस कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। स्ट्रेंथ किस में यूज होता है, कन्विंस में। कन्विंस मतलब अगर एक लीडरशिप की क्वालिटी आपको डेवलप करनी है या फिर आपको अच्छे से काम करना है, ये कन्विंस करना है लोगों को कि आप एक अच्छे वर्कर हैं, आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो इसके लिए आपको अपना स्ट्रेंथ मेंटेन करना होगा और अपने स्ट्रेंथ से सारा काम करना होगा, ठीक है। अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया देन वो सबको दिख जाएगा कि काम अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपने काम अच्छे से किया, उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया जो आपके यू कैन से आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो कन्विंस आप कर लेंगे, इन सबको ये कन्विंस आप कर लेंगे कि आप जो है अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है दैट इज बेसिकली यू कैन से 90% ऑफ द केस इट इज अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस अपने बॉडी लैंग्वेज से शो करते हैं, आप स्ट्रेंथ अपने काम को करके दिखाकर शो करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में स्ट्रेंथ किस चीज से रिलेटेड होता है, स्ट्रेंथ रिलेटेड होता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आप सेंड कर रहे हैं अपने रिसीवर के पास कि आप अच्छे एम्प्लॉय हैं या नहीं, अच्छे इंसान हैं या नहीं, अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, या ये काम आपने कंप्लीट किस तरह से किया है, किस तरह से नहीं किया। सो दिस स्ट्रेंथ हेल्प टू कन्विंस पीपल दैट यू आर वर्किंग और यू आर नॉट वर्किंग, ठीक है। सिंसेरिटी किस चीज में हेल्प करती है, अपील देने में। यानी कि अगर आप सिंसियर हैं तो आपको यहाँ पर किसी के सामने ये बोलने का जरूरत नहीं रहेगा कि ये काम करो, वो काम करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो। दे विल लुक अप टू यू, यानी कि वो आपको देखेंगे काम करते हुए एंड दे विल बी एबल टू सी दैट कि हाँ सर या मैम ऐसा काम करती है, अच्छा काम करते हैं, हमें भी इस तरह का काम करना चाहिए। तो सिंसियरिटी क्या होता है कि मतलब अच्छाई जो है वो दिखती है, उसको कहते हैं सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी जब दिखती है आपके काम में तो यू आर एबल टू कन्विंस एवरीवन कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें भी किसी को देखकर अच्छा लगता है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं या फिर वो अच्छा बोल रहे हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी तरह काम करना चाहिए, ठीक है। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड हियर। जो भी चारों चीजें जो समझाई 4S में, किसी को भी कोई डाउट, कहाँ इसका रेलेवेंस है, क्या चीजें हैं ये चारों, ये समझ में आ गया सबको, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नो मैम। अच्छा, जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज जो मैंने शेयर किया है, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हो सकता है आपके काम आ जाए कभी आंसर लिखने में। ओके, तो इफ दिस इज हियर, तो ये आपका एंड ऑफ 4th यूनिट हो गया। 4th यूनिट में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, यस मैम। ठीक है। और बाकी सारी जो चीजें हैं यू कैन रीड योरसेल्फ एंड यू कैन गो थ्रू द समरी एंड कीवर्ड्स एंड द क्वेश्चंस। यहाँ पे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, 7 C's क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रेविटी इन द सोल ऑफ विट। ये आपका रिटन है यहाँ शॉर्टनेस में,
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर 4 एसेस में। शॉर्टनेस में लिखा हुआ है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ठीक है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट का मतलब होता है कि अगर आप ब्रेव हैं, अगर आप ब्रेव को हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे? ब्रेव को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस, अगर आप बहादुर हैं तो वो आपके सोल में दिखता है, ठीक है, या आपके सोल का वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आपके जो आत्मा है वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये चीज कहा जा रहा है, इसको जो शॉर्टनेस है वो आपके कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, या फिर जो 4 एसेस हैं आपके, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसेरिटी, दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा that explain brevity in the soul of wit, so you will explain the 4 S's, or you can say the 4 S's लिख कर आप बता सकते हैं that these 4 S's are also important for our communication. Yes, आदित्य। मैम एक ये थर्ड पॉइंट जो था ना, एक स्ट्रेंथ वाला, वो फिर से बताइए ना। स्ट्रेंथ, हाँ, स्ट्रेंथ वाला देखो, इसमें होता क्या है कि आपको स्ट्रेंथ किस चीज में दिख रही है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो स्ट्रेंथ फिजिकल नहीं होती है, स्ट्रेंथ आपकी कॉन्फिडेंस कितना है आप में, ठीक है, आपकी वॉइस में कितना स्ट्रेंथ है और आपके वर्ड्स में कितना स्ट्रेंथ है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जो कोई एक बार बोलते हैं और बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे वो काम करने के लिए चले जाते हैं, दैट स्ट्रेंथ इज बीइंग टॉक्ड हियर। उस स्ट्रेंथ के बारे में बताया जा रहा है कि आपके पास कितना स्ट्रेंथ है कि आप अपना मैसेज जो है वो रीडर के पास या राइटर जो स्पीकर है उसके पास पहुंचा रहे, लिसनर के पास पहुंचा रहे हैं, और वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, आप कन्विंस कर ले। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स तो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट देयर आर फ्यू पीपल हु हैव एक्चुअली चेंज द लाइफ। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कहा किसी से जिसके जिसको सुनकर या जिसको पढ़कर उन लोगों की लाइफ बदल गई। तो वो जो स्ट्रेंथ है उनकी वॉइस में, वो जो स्ट्रेंथ है उनके वर्ड्स में, वो किसी और को हेल्प करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप कितने स्ट्रांगली किसी को कन्विंस कर पा रहे हो अपनी बात बनाने के लिए या फिर किसी को हेल्प करने के लिए, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेंथ जो होता है, हाँ, बेसिकली स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है कि आप अपनी बात पे कितना विश्वास करते हैं, खुद पे कितना आपको विश्वास है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट व्हाटएवर आंसर्स यू आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशंस आर करेक्ट, अगर आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस है इतना, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी को बताने की जरूरत है। यू विल बी राइटिंग ऑल द आंसर्स ऑन योर ओन, राइट। तो वही स्ट्रेंथ जो है वो बात कर रहा है कम्युनिकेशन में, कि जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है, आपके मैसेज के ऊपर सबसे पहले आपका भरोसा होना चाहिए, तभी आप कन्विंस कर पाएंगे लोगों को कि आपका जो मैसेज है वो जेन्युइन है, वो अच्छा है, वो सुनना चाहिए या फॉलो करना चाहिए। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, और कोई किसी को अगर डाउट है तो दे कैन आस्क। एंड वन मोर थिंग, आपका जो 7 C's वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार इंटरनल के क्वेश्चन में उतना ज्यादा क्वेश्चन था नहीं कि मैं उसमें डालती, ठीक है, मैंने अपने ही पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए थे जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन 7 C's से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इंडिविजुअली। जो 7 C's हैं या फिर 4 S's है, ठीक है, 4 S's बेसिकली आपका आएगा पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ये 4 नंबर 6 नंबर का आएगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा पूरा। लेकिन जो 7 C's हैं आपके, 7 C's में कभी कभार आपका क्वेश्चन आता है इस तरह का जो आपके क्वेश्चन के पीछे लिखा हुआ है, चैप्टर के पीछे, हाउ कैन कंप्लीटनेस बी अचीव्ड इन कम्युनिकेशन, यानी कि एक पार्ट को निकाल के वो पूछेंगे कि आपका ये जो 7 C's है उसमें एक एक जो पार्ट है, ठीक है, कॉन्साइज हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, क्लैरिटी हो गया, तो ये आप कैसे कम्युनिकेशन में अचीव करेंगे,
That means this question will also come at least for 4 to 6 marks. So you have to be able to explain that much. आपको उतना एक्सप्लेन करने आना चाहिए एक एक पार्ट को, चाहे क्रेडिबिलिटी हो चाहे करेक्टनेस हो, आपको आना चाहिए कि आप वहां पर एक्सप्लेन कर पाओ उसे इतना ज्यादा कि 4 नंबर या 6 नंबर का आप लिख पाओ। ठीक है, अभी बता दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आंसर करने में। दिस वन इज कवर्ड। सो 4th यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। हाउ मच टाइम डू वी हैव? वी स्टिल हैव हाफ एन आवर। चलिए बहुत बढ़िया, हाफ एन आवर है तो फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बैरियर ऑन इन कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर दूं कि आपको दिखे अच्छे से। चलिए, बैरियर इन कम्युनिकेशन होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, इसका तो डॉक्यूमेंट एक ही जगह बनाया ही है मैंने, इतना ही। यस, तो बैरियर इन कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप वहां पर शेयर कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, और बैरियर्स का क्या मतलब होता है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में रुकावट का मतलब हुआ कि कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बात आप करना चाह रहे हैं, जो मीनिंग आप शेयर करना चाह रहे हैं, उसे उस तरह शेयर करने से रोकती है। ठीक है, अब 2 तरह के आपके बैरियर्स होते हैं। ठीक है, पहला तो ये जो आपका एक्सटर्नल होता है, ठीक है, जिसपे ना ही रिसीवर का कंट्रोल है ना ही सेंडर का कंट्रोल है। वो आपका नॉइज हो गया या कुछ भी मैसेज आपका अगर किसी और के थ्रू गया है, ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो एक्सटर्नल है। वो ना तो सेंडर के पास कुछ प्रॉब्लम है ना ही रिसीवर के पास कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है चैनल में प्रॉब्लम हो सकता है मीडियम में प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, दैट इज एक्सटर्नल प्रॉब्लम। दूसरा होता है इंटरनल, यानी कि जो हमारा सेंडर है या फिर जो हमारा रिसीवर है, इन दोनों एंड्स में से किसी एक एंड पे आपका बैरियर हो सकता है क्रिएट। रिसीवर एंड पे भी हो सकता है, सेंडर एंड पे भी आपका बैरियर क्रिएट हो सकता है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपका बैरियर जो है वो सेंड होने के बाद ही क्रिएट हुआ हो, नहीं, आपका बैरियर जो है वो मैसेज सेंड होते हुए या मैसेज क्रिएट होते वक्त भी वहां पर बैरियर क्रिएट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा पुराना दोस्त है जिसने आपने कभी करीब से बहुत ज्यादा बात नहीं की। अब उससे आपको कोई काम है, कुछ पूछना है, जो आपको पता है कि उसको पक्का पता होगा इसका आंसर। कोई एक क्वेश्चन है जिसका आंसर उसे पक्का पता होगा। अब आपने कभी भी बहुत ज्यादा बातें उसके से नहीं की, तो आप वहां पर आपके पास ऑप्शंस भी हैं, कॉल कर सकते हो, उसको मिल के पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। यू हैव मेनी ऑप्शंस। ठीक है, तो चूज द चैनल थ्रू कम्युनिकेशन। आपके पास बहुत सारे चैनल है जिसको आप चूज करके कम्युनिकेट उसके साथ कर सकते हो। बट क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन उससे किया नहीं है कभी, तो आपकी तरफ से एक बैरियर क्रिएट हो रहा है कि आप खुद ही हेजिटेट कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ाया जाए। दैट मीन्स यू डोंट नो विच मीडियम वुड बी सूटेबल फॉर मी टू कम्युनिकेट, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर मैं उससे डायरेक्टली सवाल पूछूंगा तो वो सोचेगा कि सिर्फ काम के लिए मेरे से बात करता है और कभी बात नहीं करता है, हो सकता है नाराज हो जाए। अगर आप कुछ इधर उधर की बात करना चाहते हैं तो आपको कुछ टॉपिक मिल नहीं रहा है कि किस चीज को लेकर बात करें स्टार्ट, उसके बाद आप सवाल पूछें उससे। ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि अगर आप फेस टू फेस या किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल जो चूज करेंगे उसको वो रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज a barrier within your mind. You are thinking hundreds of questions before you can actually start the communication with the person. ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंडर एंड पे बैरियर क्रिएट हो रहा है। रिसीवर एंड पे हो सकता है कि जैसे ही मतलब बहुत सोचने के बाद आपने सोचा कि व्हाट्सएप इज द सेफेस्ट मीडियम, तो हम सिर्फ एक मैसेज डाल देते हैं उसको, जैसा भी लगे वो अपना देख लेगा। अब यहाँ पर रिसीवर एंड पे कोई बैरियर नहीं होने के कारण
आपने जैसे ही मैसेज डाला उसने वैसे ही रिप्लाई कर दिया। मान लीजिए आपको क्लास के बारे में पूछना है कि नेक्स्ट क्लास होगी या नहीं होगी, नेक्स्ट डे की क्लास होगी या नहीं होगी, या फिर ये टॉपिक जो है पर्टिकुलरली कवर अप किया गया है या नहीं किया गया है, या आपने क्लास मिस की है और आपको नोट्स चाहिए। तो ये सारा में से कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, एंड योर एंड हैज अ लॉट ऑफ बैरियर, एंड आफ्टर लाइक ओवरकमिंग दैट बैरियर आप डिसाइड करते हैं सेफेस्ट मीडियम जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप में आपने उसको मैसेज किया कि अरे लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था बता दो, हम एब्सेंट थे। देन सिंस देर इज नो बैरियर इन द रिसीवर एंड, हो सकता है रिसीवर एंड पे वो जो भी पर्सन है वो बहुत अच्छा है, उसके तरफ से कोई बैरियर नहीं है, तो वो तुरंत एकदम मैसेज आपको रिप्लाई बैक करेगा कि अरे ये चीजें पढ़ाई गई थी, बुक में खोज लेना, तुमको सब मिल जाएगा, नहीं तो मैम से पूछ लेना। That means that it is not necessary that barriers is created after the message is created. Barriers is already present. आपके फ्यूचर, आपके माइंड में, आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में, आपके रिसीवर में, हर जगह बैरियर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप वहां पर बस आपको इतना काम करना होता है, बीइंग अ रिसीवर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने एंड का बैरियर से ओवरकम हो, यानी कि अपने एंड के बैरियर से फाइट करें, और जो रिसीवर है उसे अपने एंड के बैरियर से फाइट करना है, जो आपके हाथ में नहीं है। दैट मीन्स इफ देयर इज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है, मान लीजिए आप फोन का नेटवर्क चला गया, या अभी जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं इसमें नेटवर्क चला गया, तो इसमें दैट इज नॉट समथिंग दैट वी बोथ कैन डू, ठीक है ना। तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, अगर मैं 10 बार ये सोचूंगी कि अरे बच्चों को मैं ये बताऊं कि नहीं बताऊं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, ये वाला एग्जांपल दूं क्या या ये वाला एग्जांपल दूं, दैट मीन्स इफ आई एम क्रिएटिंग बैरियर्स इन माय एंड ओनली, देन यहाँ पर जो भी बैरियर्स मेरे तरफ से है वो मुझे ट्राई करना चाहिए कि उसको मैं प्रिवेंट करूं, जो नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन फ्लो में बैरियर्स जो मेरी तरफ से क्रिएट हो रहे हैं उनको मैं ओवरकम करूं। और बीइंग अ रिसीवर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो भी मैसेज सेंड कर रही हूँ वो आप लोग बिना किसी बैरियर के, बिना किसी फिल्टर के उसे जैसे मैंने समझाने की कोशिश की वैसे आप समझने की कोशिश करेंगे। तो बैरियर इज फर्स्ट थिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन एवरीवेयर, ठीक है, चाहे वो मेरा सेंडर का माइंड हो, चाहे वो सेंडर एंड हो, चाहे वो रिसीवर एंड हो, चाहे वो चैनल्स हो, हर जगह बैरियर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको बस उसे प्रिवेंट करना होता है व्हाइल यू आर हैविंग अ कम्युनिकेशन, ठीक है। So communication barrier is anything that prevents us from receiving and understanding the message others use to convey their information, ideas and thoughts, ठीक है। तो हमें किसी भी तरह का जो बैरियर है जो रिसीव करने से और समझने से रोकता है हमारे मैसेज को किसी भी तरह से, यहाँ पर रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग लिखा है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ रिसीवर एंड पे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, यहाँ पर सेंडर एंड पे भी जो प्रॉब्लम होगी उसे भी आप कम्युनिकेशन बैरियर ही कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी बैरियर हो जो आपको रिसीवर को समझने में परेशानी हो कर रहा है या प्रिवेंट कर रहा है तो उसे हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ बैरियर, कैटेगरीज जो है यहाँ पर बैरियर की, यहाँ पर आपको बुक में 7 कैटेगरीज गिवन है। There are 7 categories that are given here. Let me write it down here so that you can know what I'm talking about. ठीक है, 7 types of 7 categories of barriers are given. क्या क्या कैटेगरीज हैं? कैटेगरीज आपकी हैं, फर्स्ट आपका है सिमेंटिक एरर, सॉरी सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर। सेकेंड इज योर organizational barrier, ठीक है। थर्ड इज योर इंटरपर्सनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, ये मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली लिख रही हूँ जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है। फोर्थ इज इंडिविजुअल बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर,
and fifth is cross culture barrier. I will explain Geographical. everyone, ठीक है? Geographical या cultural cross culture barrier दोनों सेम है, ठीक है? Cultural और geographical. This is same thing. Why this is same thing? क्योंकि जहाँ पर आपका ज्योग्राफी चेंज होता है, यानी कि जहाँ पर आपका प्लेस चेंज होता है, वहां पर ऑब्वियसली आपका क्रॉस कल्चर आ जाता है, यानी कि दूसरा कल्चर आ जाता है, जिसका बैरियर सेम होता है, ठीक है? 6 इज योर फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर्स आपके वो एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं जिन पे आपको कोई जोर नहीं है, Channel and media barrier. हाँ, जिसको आप खुद प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? रिसीवर या सेंडर बेसिकली यहाँ पर इतना ही कर सकता है कि वो चैनल या फिर जो मीडियम है उसे चेंज कर सकता है, या फिर अगर जैसा हमारा इंटरनेट का अगर बैरियर है तो हम नेट सर्विस चेंज कर सकते हैं या थोड़ा देर वेट कर सकते हैं ठीक होने का. दैट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन डू अबाउट देम. लास्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल बैरियर. ये एक तरह से आप कह लीजिए कि एडिशनल है. टेक्नोलॉजिकल बैरियर जो होता था वो पहले नहीं होता था, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द बेस रूट एट योर कम्युनिकेशन हेयर. इसीलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड कर दिया गया है. ओके, now these are your 7 type of barriers that we are going to discuss in this class. और ये जो आपका 5th यूनिट है, इसमें सारी पूरे यूनिट में यही चीजें जो हैं बैरियर का एक एक पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और एक एक चीज यहाँ पर समझाया गया है. टेक्नोलॉजिकल के स्पेलिंग गलत है. टेक्नोलॉजिकल है कल. एल होगा. ओके, तो यहाँ पर आपका ओवरकमिंग द बैरियर्स है एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, ठीक है? आपका यहाँ पर टाइप्स को छोड़कर टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द बैरियर एंड ओवरकमिंग द बैरियर, ये दो चीजें हैं, जिसके बाद हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जब आप यहाँ पर लिखोगे इसके बारे में, देन यू हैव टू बी केयरफुल कि जब आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, मान लीजिए सिमेंटिक बैरियर अकेला एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है, तो आपके पास इतना डाटा होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, चाहे 2 नंबर के लिए आए चाहे 4 नंबर के लिए आए, ठीक है? लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए. सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक का मतलब होता है कि मीनिंग, ठीक है? सिमेंटिक का साइंटिफिक अगर मीनिंग खोजे तो इसका मतलब ही मीनिंग होता है, ठीक है? सिमेंटिक का यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो इसमें यहाँ पर सिमेंटिक का मतलब ही होता है मीनिंग. मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैं सब वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है, जो भी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उसका क्या मीनिंग बन रहा है, उसका क्या मतलब है, ठीक है, क्या क्या मीनिंग में कन्वे करना चाह रही हूँ आपसे, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका गिवन है, दैट आर फ्यू थिंग्स दैट इज गिवन हियर, कि क्या क्या चीजें होती हैं. देखो, वर्ड्स के जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया भी था, देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, ठीक है? एक कॉनोटेटिव और एक डिनोटेटिव, ठीक है? एक मीनिंग होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो शब्दों के मतलब हमने जो बेसिकली यूज करने के लिए उसका जो मीनिंग हमने इन्वेंट किया और एक डिक्शनरी में डाल दिया, वो आपका एक मीनिंग होता है. एक मीनिंग होता है कि उस वर्ड को मैं क्यों यूज कर रही हूँ सेंटेंस में, ये कन्विंस करने के लिए, ये कन्वे करने के लिए, ये मैसेज कन्वे करने के लिए, उसका एक अलग मीनिंग होता है. तो सिमेंटिक का मतलब होता है दोनों ही मीनिंग जब इंक्लूड करके आप सेंटेंस में वो मैसेज डालते हैं, ठीक है? जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन कभी कभार सिमेंटिकली करेक्ट होता है, और कभी कभी ग्रामेटिकली करेक्ट होता है लेकिन सिमेंटिकली गलत होता है. इसका मतलब ये है कि ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस जो है वो टेक्निकल फॉर्मेशन है कि नाउन लगा है
सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंगली उसका वर्ब लगा है, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट लगा है, तो ये टेक्निकली ग्रामेटिकली सही हो सकता है। सिमेंटिकली यानी कि जो मतलब उस सेंटेंस का बनना चाहिए, जो मीनिंग कन्वे करना चाहिए, वो मैसेज, वो सेंटेंस, वो मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है, तो वो सेंटेंस जो होता है वो सिमेंटिकली गलत हो जाता है। अंडरस्टूड? तो सिमेंटिक बैरियर का मतलब ये होता है कि जब मैं कोई सेंटेंस फॉर्म कर रही हूँ, अगर मैं सेंडर एंड पे बोलूं, तो जब मैं कोई सेंटेंस फॉर्म कर रही हूँ और उस सेंटेंस को मान लीजिए मैंने पूरा नहीं किया, या फिर जो सेंटेंस मैंने फॉर्म करना चाहा, ठीक है, जैसे होता क्या है बेसिकली, आपको जब मैं हिंदी में समझाती हूँ तो समझ में आ जाता है, लेकिन व्हेन सम पीपल हु आर हैविंग डिफिकल्टीज इन राइटिंग इन इंग्लिश और स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो उनको समझ में सब आ रहा है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द मीनिंग और कन्वे द मीनिंग टू मी और इन राइटिंग राइटिंग द प्रॉपर आंसर इन देयर एग्जामिनेशन। क्यों ऐसा होता है? because they are not able to convey that message semantically। ठीक है, आपके पास वो वर्ड्स नहीं है या फिर आपके पास वो वर्ड्स का अरेंजमेंट नहीं है जिससे आप मैसेज जो है वो अच्छे से कन्वे कर पाए। ठीक है, एंड दैट ऑल्सो लाइक यू कैन से सिमेंटिक का जो सिमेंटिक गैप होता है वो रिसीवर और सेंडर दोनों एंड पे होता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले भी क्लास में एक बार बताया था कि अगर मैंने कोई सेंटेंस ऐसा बोला, ठीक है, तो जिस मीनिंग से मैंने बोला जरूरी नहीं है कि आपने वही मीनिंग समझा। हो सकता है कि किसी के माइंड में कुछ और चल रहा हो और उसने जो मेरा वर्ड्स है वो सुना तो उसे कुछ और समझ में आया। मतलब that means the meaning that I'm trying to convey is not understood by the receiver, यानी कि उसका कोई फिल्टर होगा जिसकी वजह से उसने वो सेम मीनिंग नहीं समझा। तो यहाँ पर बैरियर जो है दोनों एंड पे क्रिएट हो सकता है, या तो रिसीवर जो है वो अपने किसी फिल्टर की वजह से मेरा बात नहीं समझा, या फिर जो सेंडर है, ठीक है, मैंने जो मैसेज सेंड किया वही मैंने अच्छे से टेक्निकली पूरा अच्छे से सेंटेंस बनाकर सेंटेंस का मीनिंग समझकर मैंने खुद नहीं समझकर वहां पर सेंड किया। दैट मीन्स यहाँ पर इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब जो मैसेज सेंड किया है उसको डिकोड करना एक तरह से, तो इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकता है, अज्यूमशंस हो सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक मैसेज पढ़ रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जिस पर्सन ने ये मैसेज लिखा है वो शायद उसको शायद नहीं पता होगा कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, जो भी मैसेज उसने फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन किया है और हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि वो पर्सन जो है वो पास्ट का है। हो सकता है वो पर्सन अभी भी जिंदा हो सकता है वो प्रेजेंट में देख रहा है कि हमारा प्रेजेंट क्या है और उसने प्रेडिक्शन किया हो कि 2022 कैसे जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अज्यूमशन किया जा सकता है कि दैट मीन्स इफ यू डोंट हैव नॉलेज प्रॉपरली, ठीक है, अगर आपका मैसेज जो है वो पूरी तरह नहीं आपके पास गया तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दिमाग चलने लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 24 को मैंने आपके ग्रुप में मैसेज नहीं डाला होता दैट टुडे माय क्लास इज सस्पेंडेड, तो आपके दिमाग में चलता कि अरे मैसेज नहीं आया, अभी तक लिंक नहीं आया, क्लास कैसे ज्वाइन करें, मैम भूल तो नहीं सेंड करना। दैट मीन्स यू स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स। ठीक है, जहां पर आपका जो मैसेज है, जहां पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, चाहे सेंडर एंड पे हो चाहे रिसीवर एंड पे हो, आप अज्यूम करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने भी अज्यूम किया कि अरे अगर मैं नहीं भेजूंगी लिंक तो बच्चे शायद ज्वाइन ना करें, इवन दो यू डिड हैव अ प्रायर लिंक। ठीक है, आपके पास पहले एक लिंक है और अगर मैं वो लिंक के थ्रू आपको यहाँ पर मान लीजिए वही आईडी से मैं यहाँ पर ज्वाइन करने ना बोलती कि चेंज हुआ है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको नहीं पता है कि मेरी आईडी चेंज हो गई है। हो सकता है आपके पास इंफॉर्मेशन हो वो, लेकिन मेरा अज्यूमशन हो रहा है। अज्यूमशन का मतलब कि यहाँ पर मैं कुछ सोच रही हूँ जिसका मुझे प्रूफ नहीं है कि वो सही है या नहीं, या फिर रिसीवर एंड पे आप कुछ सोच रहे हैं जिसके पास आपका कोई प्रूफ है या नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, बॉडीली एक्सप्रेशन। यस, बॉडीली एक्सप्रेशन
जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं आपको, जैसे मैंने किसी बच्चे को डांटा, ठीक है, तो अगर मैं बहुत सीरियस फेस बना के उसे डांट रही हूँ तो उसे भी बुरा लगेगा कि अरे मैम गुस्सा हो गई, मैंने कुछ गलत किया होगा, राइट, सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन अगर मैं हंसते हंसते डांटती हूँ कभी कभार, तो कोई बच्चे होते हैं कि जो गलत मीनिंग ले लेते हैं, उनको लगता है कि मैम गुस्सा नहीं हुई, मैम मजाक कर रही है हम लोग से, तो वो सॉरी नहीं बोलते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। So this is a wrong body language. Because of my body language, wrong body language, they are assuming something. ठीक है, they are assuming something else. मैं जो मैसेज सेंड करना चाह रही हूँ वो मैसेज उनके पास करेक्टली नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू बी एंग्री विद देम आई शुड शो माई एंगर, ठीक है, थ्रू माई बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज माई टोन एंड वॉइस। वो सारा चीज भी आपका बॉडी लैंग्वेज में ही आता है, टोन, पिच, ये सारी चीजें आपके बॉडी लैंग्वेज में आती है। सॉरी, नॉट बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जार्गन मीन्स कम्युनिकेशन क्या होता है? क्या चीज? जार्गन। जार्गन लिख के भेजो, send it in the chat box. jargon से तो जार अच्छा अच्छा, 1 minute. Yes, so you are asking about this word, यहाँ पर जो एग्जाम्पल में गिवन है, कंप्यूटर जार्गन, राइट? यस मैम। यस, हाँ, तो ये स्पेशली जार्गन जो होता है ना, वो प्रोफेशनल के लिए यूज होता है, जो लोग प्रोफेशनल रहते हैं या फिर जिनको नॉलेज रहती है। ठीक है, लाइक इन द एग्जाम्पल इट इज गिवन वर्ड, कंसिडर द न्यू मीनिंग given to the ordinary words by the computer technology. To people who are not familiar with the computer, mouse is only an animal, whereas in a computer jargon it is a device. That means कि जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनको अगर मैं बोलूं कि माउस मेरा खराब है, तो दैट मीन्स दे विल अंडरस्टैंड दैट इन कंप्यूटर माई माउस इज नॉट वर्किंग। लेकिन जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें लगेगा कि मैं किसी चूहे के बारे में बात कर रही हूँ। That is what they are saying. Jargon means professional. ठीक है, who have the knowledge regarding a particular thing. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सिमेंटिक बैरियर होगा, सिमेंटिक बैरियर दैट मीन्स जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए रिसीवर एंड, जैसे यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर बताने का, आपका जो एग्जाम्पल के थ्रू ये भी चीज बता रहे हैं कि रिसीवर एंड पे या सेंडर एंड पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं सेंडर हूँ तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन कुछ आपको बता रही हूँ तो वो आप समझ जाएंगे, और क्या चीज आप नहीं समझेंगे उसको मुझे एक्सप्लेन करना है। दैट इज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सेंडर, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना मैसेज आपको इस तरह फॉर्मुलेट करके बताऊं। जैसे कि मैं अगर ये पीडीएफ बनाती हूँ, मैं पीडीएफ में ये सोच के थोड़ी बनाती हूँ कि मुझे पढ़ाना है, पीडीएफ में ये सोच के बनाती हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ पढ़ना है एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड हियर। दैट यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक चीज होगी ये सिमेंटिक बैरियर को गिरा देगी, क्योंकि अगर मैंने ये सोच के बनाया कि मुझे पढ़ाना है तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कोई चीज कमी ना लगे। लेकिन when you are reading these PDF, हो सकता है कि आप मेरे क्लासेस भूल जाए, मैम ने क्लास में क्या बताया था ये आपके दिमाग में उस टाइम नहीं आए, तो ये PDF पढ़ के आपको ये याद आना चाहिए कि ये चीज मैम ने एक्सप्लेन की थी एंड दिस इज हाउ शी एक्सप्लेन एंड दिस इज हाउ वी शुड बी राइटिंग दिस अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जब PDF में इस दिमाग को लेकर लगा रही हूँ, ठीक है, कि मुझे स्टूडेंट के हिसाब से ये PDF बनानी है, तो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं अपने नहीं आपके प्रोस्पेक्टिव से बता रही हूँ। तो इन दैट केस व्हाट हो रहा है कि यहाँ पर मैं वो वर्ड्स यूज करूंगी, वो एग्जांपल्स यूज करूंगी जो आपको समझ में आए। दैट मीन्स जो आपका पैटर्न फ्लो था उसमें देखिए एग्जाम्पल्स जो थे, हैरी पॉटर के एग्जाम्पल गिवन थे, ठीक है, गॉसिप्स के एग्जाम्पल गिवन थे। वो क्यों ऐसे एग्जाम्पल गिवन थे? मेरे समझने के लिए नहीं, वो आपके समझने के लिए थे, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड what message is being created. So if I don't use the correct example, if I don't use the correct words, आपको वहां पर semantic barriers मेरी तरफ से create हो जाएगा। Understood?
एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर लेती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, so this create a barrier on your side, and because of the meaning and the words, जो वर्ड्स मैंने यूज किए उनका मीनिंग आपने सही से नहीं समझा, इस बैरियर को हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। सिमेंटिक बैरियर में किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो यहीं पर हम आज एंड करते हैं। आई विल मेक दिस पीडीएफ टुडे इटसेल्फ। आज जितना भी टाइम मुझे मिलेगा मैं ये पीडीएफ बना दूंगी और आपको ये सेंड कर दूंगी। पढ़ते रहना एंड आई विल एक्सप्लेन द अदर्स इन नेक्स्ट डे। ओके मैम 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 हाँ मैम, मार्क्यू बोलिए कब है? कल परसों में है? नहीं बच्चे, एमआरक्यू अभी आपका नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एवरी मंथ नहीं, एमआरक्यू नहीं मार्क्यू का होता भी है। एग्जाम्पल दिए तो थोड़ा सा डर लग गया था। नहीं, एवरी मंथ जरूरी नहीं है। जो आपका मंथली असेसमेंट होता है, ठीक है, तो आई थिंक 1 or 2 months वी कैन स्किप, ठीक है। और अगर एमआरक्यू लगाना भी होगा तो मेरे पास ऑलरेडी आपका टेस्ट भी है और असाइनमेंट भी है, तो आई कैन मार्क दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को अभी तक जो पढ़ाया उसमें नहीं है? चलिए, then let's meet in the next class and we will discuss further on the barriers.